कतर दुनिया भर में फैली तमाम अरब रियासतों में से वाहिद ऐसी रियासत है कि जो इन सब के मुकाबले में सबसे ज्यादा दौलतमंद है। ये रियासत सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। ये अरब रियासत इतनी अमीर है कि सिर्फ एक साल पहले इस अरब रियासत का पर कैपिटा इनकम रेट 1,28,000 था। ये रेट अमेरिका, सिंगापुर, पड़ोसी अरब ममालिक जैसा कि यूएई और सऊदी अरब से भी कहीं ज्यादा है। अगर आप लोगों में से किसी को ये मालूम ना हो कि पर कैपिटा इनकम किस चीज को कहते हैं, तो वो ये बात जान लें कि इसका मतलब फी कस आमदनी यानी किसी भी एक शहरी की कमाई जो किसी कौम या मुल्क में फी शख्स के हिसाब से कमाई जाती हो, उस रकम का एक पैमाना है। फी कस आमदनी या पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल किसी इलाके के लिए फी फर्द आमदनी का तयन करने और उस मुल्क या शहर में रहने वाली आबादी के मयार जिंदगी का जायजा लेने के लिए किया जाता है। कतर में मौजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और भागती दौड़ती महंगी महंगी गाड़ियां इस रियासत को गेटवे ऑफ मिडल ईस्ट बनाते हैं, लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले पीछे चले जाएं तो हमें मालूम पड़ेगा कि कतर कुछ साल पहले सिर्फ एक गर्म और तपता सहरा था, जहां गुर्बत, भूख और बोरियत के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। तो फिर आखिर कैसे कतर में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि ये वीरान सहरा दुनिया के अमीर तरीन रियासत बन गया। वो रियासत जो तमाम अरबों में सबसे ज्यादा गरीब मानी जाती थी, वो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा दौलतमंद कैसे बन गई? यूएई और सऊदी अरब आखिर क्यों कतर को पसंद नहीं करते थे? किस तरह कतर आने वाले वक्त में भी दूसरी अरब रियासतों से ज्यादा अमीर ही रहेगा और इस रियासत की कहानी बाकी तमाम अरब रियासतों से कैसे बहुत मुख्तलिफ है? इन तमाम सवालों के जवाब इंतहाई दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी इसी तरह की तमाम दिलचस्प वीडियोस पर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, कतर की कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने अंग्रेजों के साथ एक डील फाइनल की, जिसके मुताबिक बरतानिया ने कतर को किसी भी जमीनी या फिजाई हमले की सूरत में पूरी सपोर्ट और मदद देने का फैसला किया और कतर इसके बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बना रहेगा। कतर से अगर गैस, कोयला, तेल या पानी निकलेगा तो बरतानिया उसमें भी शेयर होल्डर होगा और इसे उसका हिस्सा ईमानदारी से दिया जाएगा। 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड यानी तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ। 1960 तक कतर में तेल की तलाश और इसे जमीन से निकालने का काम अरूज पे था। इन्हीं दिनों कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गए थे, मगर अभी भी कतर में कोई बहुत बड़े पैमाने की तब्दीली नहीं आई थी। फिर 1970 में एक ऑयल कंपनी शेल ने इस गरीब और अरब रियासत का सबसे बड़ा खजाना तलाश कर ही लिया। इस खजाने का नाम कंपनी की जानिब से नॉर्थ फील्ड रखा गया, जिसे आज भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड माना जाता है। जिस जमाने में यह खजाना दरियाफ्त हुआ तो उस वक्त गैस को कोई बड़ा मुनाफा देने वाला काम या कारोबार नहीं माना जाता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता था। कतर गैस इस्तेमाल करने वाले मुल्कों से इतना दूर था कि वहां तक गैस पाइपलाइन पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन सा काम था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस का खजाना दरियाफ्त करने के बाद भूल गई और इस तरह ये खजाना सिर्फ कागजात की फाइल तक ही महदूद रह गया। फिर इसके बाद 1971 में कतर को बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बावजूद भी अगले 25 साल तक कतर के हालात में कोई बहुत ज्यादा बदलाव ना आ सका। कतर की तकदीर का सितारा उस वक्त चमकना शुरू हुआ कि जब 1995 में कतर के क्राउन प्रिंस हम्माद बिन खलीफा अल सानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अपने बाप को एक तरफ करने के बाद हम्माद खुद मुल्क का बादशाह बन बैठा। कतर के इस नए अमीर का बस एक ही ख्वाब, काम और फोकस था, और वो था गैस का इस्तेमाल। हम्माद जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसीलिए इसने एक बहुत ही महंगी और रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विडिफिकेशन में पैसा खर्च करना शुरू किया। इस टेक्नोलॉजी में गैस को लिक्विड फॉर्म में तब्दील किया जाता है ताकि इसे ऑयल यानी पेट्रोल की तरह समंदरी जहाजों के जरिए दूसरे मुल्कों तक भेजा जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्रीज पर ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस पर कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज कतर दुनिया भर में LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से सबसे ज्यादा गैस इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में जापान, इंडिया, चीन, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल हैं। गैस के इस कारोबार से सिर्फ कुछ ही सालों के दौरान कतर में बिलियन ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए, लेकिन कतर की तकदीर बदलने की वजूहात में ये कारोबार तो सिर्फ एक छोटे से जर्रे के बराबर है। इसकी वजह यह है कि कुदरती गैस
तेल और कोयला तो बहुत से ममालिक के पास होता है, इन्हें इस्तेमाल भी बहुत से ममालिक कर रहे हैं, लेकिन असल चीज ये होती है कि इन रिसोर्सेज से कमाया जाने वाला पैसा किस तरह दुरुस्त चीजों पर खर्च करके पैसे से पैसा बनाया जाए। और अगर कोई मुल्क ये टेक्निक नहीं जानता तो उसका हशर वेनेजुएला या अंगोला जैसा होता है। यही वो एक पॉइंट था कि जिसे इस्तेमाल करके कतर उन जैसे दीगर तमाम ममालिक से भी बाजी ले गया। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का काम था कि तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करे। इसी एक कंपनी ने अपना काम इतनी ईमानदारी से किया कि आज दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट जरूर नजर आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े बड़े होटल्स, ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स हों या अमेरिका के बड़े बड़े प्लाजे, रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी हो या यूरोप में गैस सप्लाई करने वाले इदारे। हर अहम मुल्क के अहम तरीन बिजनेस में आपको कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियल सेंटर्स पर लगा चुका है। कुछ साल पहले आपने खेल की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप कतर में होता देखा था। इसकी वजह यह है कि पूरी अरब दुनिया में ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड्स और स्टेडियम्स सिर्फ कतर ही में बनाए गए हैं। कतर की जानिब से की जाने वाली इन सारी इन्वेस्टमेंट्स का मकसद सिर्फ एक ही है कि कतर किसी न किसी तरह गैस और तेल से होने वाली आमदनी पर कम से कम डिपेंडेंट हो। अब ये तो थी कतर की मुआशी यानी इकोनॉमिक कहानी। दूसरी तरफ सियासी तौर पर पूरी दुनिया में अपनी ताकत बनाने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हर शख्स अल जजीरा के नाम से जानता है। असल में बहुत सालों तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और कतर के नए अमीर हम्माद को इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा था कि अगर कतर ने दुनिया में एक मकाम बनाना है तो इसके लिए इसकी एक अलग से पहचान होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज और इसका नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया और इसकी वजह से कतर को सऊदीया और दूसरी अरब रियासतों से बहुत से इख्तिलाफात और दुश्मनियों का भी सामना रहा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इस वक्त पूरी दुनिया में इतना ज्यादा हो चुका है कि 2017 में जब सब अरब ममालिक ने कतर का बाइकआउट किया तो उसको खत्म करने के लिए जो सबसे पहली डिमांड रखी गई थी वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से ही बैंड है। कतर का बाइकआउट तमाम अरब रियासतों का एक मुकम्मल फेलियर था। इसकी सबसे पहली अहम और बड़ी वजह यह थी कि सऊदी अरब को इस बाइकआउट में सारे अरब ममालिक की सपोर्ट हासिल नहीं थी। यहाँ तक कि कुवैत और ओमान भी सऊदीया के इस बाइकआउट मिशन का हिस्सा नहीं बने थे। दूसरा, कतर के ईरान और तुर्की से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से सऊदीया और यूएई कतर से काफी नाराज भी रहे। मगर इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के तमाम ममालिक कतर को एक न्यूट्रल स्टेट समझते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जब कतर के बाइकआउट का ऐलान किया गया था तो सिर्फ 6 ममालिक ने ही इस बाइकआउट पर अमल करने का फैसला किया। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला हुआ है। तेल के बारे में तो आज पूरी दुनिया के माहिरीन ये कहते नजर आते हैं कि अगर 2030 नहीं तो 2040 तक तेल की जगह हर चीज में गैस और बिजली इस्तेमाल की जाएगी। जबकि गैस के बारे में दुनिया के किसी एक भी माहिर ने ये नहीं कहा कि इसकी मांग, इस्तेमाल या कारोबार में कभी कमी आएगी, बल्कि आज पूरी दुनिया में गैस की डिमांड मुसलसल ज्यादा होती चली जा रही है। कुछ अर्सा पहले जब रशिया और यूक्रेन लड़ाई शुरू हुई तो रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतरी गैस की डिमांड में 10% इजाफा हो गया। इसकी वजह यह है कि अब यूरोप के भी बहुत से ममालिक गैस के लिए कतर से ही राब्ता कर रहे हैं। यही वक्त और गैस मुआहदे कतर को आने वाले वक्त में और भी दौलतमंद बना देंगे। 2022 के दौरान कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट्स यानी तेल और गैस बेचने का हुजम $100 बिलियन क्रॉस कर चुका था। अब कल को जैसे जैसे यूरोपीय ममालिक कतर से गैस खरीदना शुरू होते जाएंगे वैसे वैसे ही कतर के मुकद्दर का सितारा मजीद चमकता चला जाएगा। पूरी दुनिया के अरब ममालिक जहां तेल की जगह गैस और बिजली के इस्तेमाल से परेशान होंगे, वहीं कतर को इस तब्दीली में फायदा ही फायदा मिलेगा। अब इन सब चीजों का मतलब ये हरगिज नहीं है कि कतर में सभी कुछ अच्छा है। कुछ साल पहले ही कतर में काम करने वाले बंगाली, भारतीय और पाकिस्तानी लेबर्स के हवाले से कई अहम सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कतर दूसरी अरब रियासतों के मुकाबले में लेबर्स के लिए काफी नरम मुल्क माना जाता है। यहाँ मीडिया को भी मुकम्मल आजादी हासिल है और इस मुल्क में फ्यूचर के हवाले से भी बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं।